नमस्कार प्रिय साथियों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट लेवल आपका रीट, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। उसी टॉपिक से संबंधित है कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज दिन में एक वीडियो बनाया गया था, वो सभी ने आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मित्रों उसको भी देखें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इस वीडियो में मित्रों जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं उनका विस्तारित रूप देखने वाले हैं। इनसे बाहर मित्रों क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। तो अच्छे से बिना वीडियो को स्किप किए लगातार पूरा देखें, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ सके और आगामी प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है पहला। राइट आंसर देखिए क्या होगा इसमें, कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण या फिर चिंकारा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है ये? तो सोच लिया होगा मित्रों, इसका राइट होगा गोडावण। सी ऑप्शन राइट होगा गोडावण। गोडावण को ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से जाना जाता है। देखिए गोडाउन से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बातें जिनसे बाहर शायद ही क्वेश्चन बन पाए। ये गोडाउन पक्षी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दुर्लभ पक्षी बोल सकते हैं इसको, गोडावण। और इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं एक एक करके। देखिए गोडाउन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का ये राज्य पक्षी है। और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स या अरेडियोटिप अरेडियोटिस नाइग्रीसेप्स, ये नाम है मित्रों। ये नाम ध्यान में रखें आप, इसका वैज्ञानिक नाम है। बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछते रहेंगे। कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स और अरेडियोटिस नाइग्रीसेप्स, ये इसका नाम है वैज्ञानिक। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक भारी पक्षियों में से एक है। जो भी उड़ने वाले पक्षी हैं उनमें यह सबसे अधिक भारी पक्षियों में से एक माना जाता है गोडाउन। इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं गोडाउन से, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा मित्रों। ये इतनी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ये जैसलमेर के मरु उद्यान, सोरसन 12 व अजमेर के सोकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क है, को गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। गोडाउन की शरण स्थली कहाँ है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क इसको कहा जाता है मित्रों, जहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। यह पक्षी अत्यंत ही शर्मिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अत्यंत ही शर्मिला पक्षी कौन सा है? तो गोडावण है। और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। जैसलमेर की जो सेवन घास है, सेवन घास लेसिरस सिंडिकस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। सेवन घास का जैसलमेर में पाई जाती है और गोडाउन के लिए ये उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी, ये काफ़ी बार सेवन घास के बारे में जिक्र देखने को मिलता है आपको पेपरों में, आपने पढ़ा होगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखें, लेसिरस सिंडिकस है और जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। और देखिए गोडाउन को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। राज्य पक्षी 1981 में। और यह पक्षी सोन चिड़िया या शर्मिला पक्षी के उपनामों से प्रसिद्ध है। शांत पक्षी है मित्रों, लेकिन जब इसे डराया जाए तो ये हुक जैसी ध्वनि निकालता है। इसलिए उत्तरी भारत के कुछ भागों में इसे हुकना के नाम से भी पुकारा जाता है। जोर से चिल्लाता है, हुक जैसी ध्वनि निकालता है, इसलिए इसको हुकना के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ पर? उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत के कुछ भागों में। वैसे शांत पक्षी है, शर्मिला पक्षी इसी को बोला जाता है, सोन चिड़िया भी कहते हैं। और 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा इसको दिया गया है। इसके द्वारा बादल के गर्जने अथवा बाघ बाघ के गुराने जैसी ध्वनियाँ उत्पन्न करने के कारण गगनभेर या गुरायन का नाम से भी इसको जाना जाता है। बादल के गर्जने जैसी आवाज़ें निकालता है या बाघ के गुराने जैसी, तो इसको अलग ही नाम दिया गया है, गगनभेर और गुरायन। और देखिए पूरी डिटेल जानेंगे गोडाउन के बारे में। गोडाउन का जो अस्तित्व है
वर्तमान में खतरे में है तथा इनकी बहुत कम संख्या ही बची हुई है, अर्थात ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। विलुप्त हो रहे हैं मित्रों ये बार बार आप पढ़ते रहते होंगे, अखबारों में भी देखते होंगे, आपकी पुस्तकों में भी मिलता है कि विलुप्त प्रजाति की तरफ जा रहा है गोडाउन। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे विश्व की बात की जाए तो सर्वाधिक राजस्थान में ही है मित्रों लगभग 120 या 150 के करीब हैं। पूरे विश्व में 150 हैं तो मित्रों 120 आपके राजस्थान में हैं, ये भी ध्यान में रखें थोड़ा सा। सरकार इस प्राणी के संरक्षण के लिए प्रयासरत है, लगातार प्रयास कर रही है। इस शर्मीले पक्षी के संरक्षण के लिए सख्त कानून अस्तित्व में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9C के तहत गोडावण प्रथम श्रेणी में शामिल है। प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा है 9C उसके तहत। और सख्त कानून, अगर इसको कोई भी परेशान करता है या आघात पहुंचाने का प्रयास करता है तो सख्त कानून इसके लिए बना हुआ है मित्रों। और ये सब देखिए मित्रों, IUCN काफ़ी बार पूछा जा चुका है रेट में, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये फुल फॉर्म है कि संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तिका में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक मित्रों जिसमें संकटग्रस्त यानी जो विलुप्ति के कगार पर हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव हों, उनको रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक में। इस विशाल पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 में जून में गोडाउन संरक्षण के लिए 12 करोड़ 90 लाख की GIBP ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, GIBP ये याद रखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था। कब किया मित्रों? 2013 जून में राजस्थान सरकार ने किया और काफ़ी बजट दिया गया 12 करोड़ 90 लाख का। तो बचाने का तो प्रयास किया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा। और जो ये प्रोजेक्ट था इसका विज्ञापन था मेरी उड़ान न रोकें, मेरी उड़ानें ना रोकें जैसे मार्मिक वाक्यांश से किया गया था, मेरी उड़ान ना रोकें, ये विज्ञापन दिया गया था मित्रों बचाने के लिए। छोड़ने वाले नहीं है मित्रों, गोडाउन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं सभी देखने वाले हैं। भारत सरकार के वन्य जीव निवास के समन्वित विकास के तहत किए जा रहे हैं प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित 17 प्रजातियों में गोडाउन भी सम्मिलित हैं। वन्य जीव निवास के समन्वित विकास के तहत जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उन 17 प्रजातियों में गोडाउन भी सम्मिलित है। इसका शिकार करने वालों को ये ध्यान में रखें आप 10 वर्ष की सजा एवं 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी इसका शिकार लगातार किया जा रहा है और इसकी संख्या निरंतर ही घट रही है। सजा का वैसे आमतौर पर देखा जाए तो आम जनमानस में डर काफ़ी कम ही रहता है, भारत की बात करें तो। इस निरीह प्राणी के शिकार का कारण मुख्यतः मांस ही है। कतिपय लोग मनोरंजन के कारण भी इसका शिकार करते हैं। जब भी घूमने जाते हैं तो मनोरंजन के कारण, यानी वो देखते हैं और उसको पत्थर वगैरह जैसे भी उसके पास में साधन हैं उनके द्वारा उसकी पिटाई कर देते हैं, मार देते हैं और मांस के लिए भी इसका शिकार करते हैं। वैसे थार में घास के मैदानों की कमी हो जाने के कारण इनके पाकिस्तान की ओर विस्थापित हो जाने के फलस्वरूप भी थार रेगिस्तान में इनकी संख्या घटी है। तो ये भी एक कारण है मित्रों, जो घास के मैदान हैं वहाँ पर घास की कमी देखी गई है जिसके कारण भी इनकी संख्या लगातार घट रही है। यह सर्वाहारी पक्षी है। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ ग्रहण करता हो। इसकी खाद्य आदतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करना शामिल है, किंतु इसका प्रमुख खाद्य टीडे आदि कीट हैं। टीडे सभी जानते हैं, ये छोटे कीट हैं सूक्ष्म, तो इनको खाते हैं मित्रों ये। और अनाज में गेहूं, ज्वार, बाजरा इनको भी खा लेते हैं, इसीलिए इसको सर्वाहारी पक्षी कहा जाता है। और देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें, यह सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है और बेर के फल हैं वो भी काफ़ी पसंद करता है।
गोडाउन की अनाज खाने की आदत से ही लोगों को यह गलतफहमी रही थी कि ये फसल नष्ट कर देता है। इसी गलतफहमी के चलते भी कई बार इसे मार दिया जाता था कि अनाज को ये नष्ट करने वाला पक्षी है। हालांकि इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ही शांत प्रिय पक्षी है। गोडाउन ने थार के वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। जैसलमेर में यह कई दिनों तक बिना पानी के भी गुजारा करता हुआ देखा जा सकता है। सुतु मुर्ग के समान एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला यह विशाल धावक गोडाउन पक्षी दौड़ लगाने में भी दक्ष है, यानी तेज है, अच्छी दौड़ भी लगा सकता है। सुतु मुर्ग के समान इसकी लंबी गर्दन है, लंबी टांगें, विशाल धावक। ये देखिए डायग्राम में। और देखिए इससे जुड़ी हुई बातें, बहुत सारी बातें हैं। इसके शरीर का रंग भूरा होता है और पंखों पर काले, भूरे व स्लेटी निशान होते हैं। हल्के रंग की गर्दन और सिर पर व माथे पर काले किरीट से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। किरीट लाइन को बोलते हैं। ये देखिए, ये काली वाली जो लाइन है मित्रों ऊपर दिखाई दे रही है सभी के, तो इसी को किरीट बोलते हैं। आगे देखिए, इसमें गोडाउन की ऊंचाई है लगभग 1 मीटर होती है और नर गोडाउन की लंबाई लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर होती है और इसका भार 8 से 15 किलोग्राम तक होता है। नर गोडाउन की तुलना में मादा की लंबाई कम होती है, 92 से 95 सेंटीमीटर, और नर की देखिए 110 से 120 सेंटीमीटर, एवं इसका वजन 2.5 से 6.75 है, यानी 7-5 किलोग्राम तक होता है। तो वजन भी कम है मित्रों, नर और मादा में काफ़ी अंतर है। नर गोडाउन गहरे रेतीले बादामी रंग का होता है तथा प्रजनन काल में इसके सीने पर एक काली पट्टी बन जाती है। सीने पर प्रजनन काल का जब समय होता है तब सीने पर एक काली पट्टी बन जाती है नर गोडाउन की, और रेतीले बादामी रंग का होता है। सिर पर काले रंग का किरीट होता है जिसे नर गोडाउन फुला लेते हैं। नर गोडाउन फुला लेते हैं प्रजनन के समय की बात करें तो। और देखिए, और इससे जुड़ी हुई बातें बहुत सारी हैं। नर गोडाउन की जीभ के बिल्कुल नीचे एक सुविकसित गले की थिली होती है जो मादाओं को आकर्षित करने के लिए मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होती है। इस ध्वनि को 500 मीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। गोडाउन की मादाओं में सिर तथा गर्दन शुद्ध सफ़ेद नहीं होती। मादाओं के सीने पर पट्टी अल्प विकसित या टूटी हुई होती है, या फिर ये होती ही नहीं है जो काली पट्टी आप देख रहे हैं। और गर्दन शुद्ध सफ़ेद नहीं होती है, यानी प्योर सफ़ेद एकदम, जैसे ये है। ये पक्षी रात में खुले में निवास करते हैं किंतु दिन में ये घनी घास या झाड़ियों में छिपकर रहते हैं। इस पक्षी की दृष्टि व श्रवण क्षमता अत्यधिक होती है। श्रवण क्षमता यानी सुनने की जो कैपेसिटी है वो अधिक होती है, और दृष्टि देखने की वो भी ज़्यादा। घास हैं, झाड़ियों में दिन में छिपकर रहते हैं और रात में खुले में निवास करते हैं। यह खतरे की स्थिति में स्वयं को छुपाने में माहिर होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं मित्रों। तो ये गोडाउन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी आपको। तो मित्रों, वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस बात का ध्यान रखें, आप भूल जाते हैं, लास्ट में टॉपिक देखते हैं, पूरा देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं मित्रों। तो लाइक, ये हमें भी फिर लगता है कि हाँ वीडियो बनाया है, कितना पसंद आया है, तो आप लाइक अवश्य करें। अगर पसंद नहीं आता है तो उसी प्रकार का कमेंट करें मित्रों, ना ये लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर। और इसी क्रम में मित्रों आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, कैमेलिस बैक्टीरियस, कैमेलिस डेजर्टिस या कैमेलिस यूरोपा। तो इनमें से क्या राइट है देखिए। अगर ऊंट के बारे में आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, तो मित्रों इसमें आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है या जूलॉजिकल नाम बोल सकते हैं, जंतु विज्ञान। देखिए ऊंट से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आप देखते हैं अच्छे से।
इससे बाहर आपको ऊँट के बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मुख्य बिंदु देखते हैं। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया था। कब दिया? 30 जून 2014 को, जिसकी घोषणा हुई थी 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में 19 सितंबर 2014 को। और 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर है और सबसे कम ऊँटों वाला जिला आपका प्रतापगढ़ है। ऊँटों की नस्लों की बात की जाए तो गोमठ ऊँट है, नाचना ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, अलवरी ऊँट है, सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट है, बीकानेरी ऊँट। ये राजस्थान में ऊँटों की नस्लें हैं, उनके नाम दे रखे हैं सभी के। तो नस्लों के नाम भी याद रखें। कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाचना क्या है, और वहाँ पर ऊँट, बकरी, भेड़ सबके नाम दे दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं। पाबूजी को ऊँटों का देवता। और ऊँट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। रेबारी जाति प्रसिद्ध है ऊँट पालने के लिए, या पालक बोल सकते हैं, ऊँट पालक। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपी। ऊँट की जो खाल है, मर्त होने के बाद में जो खाल होती है ऊँट की, और उससे बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को क्या कहते हैं? कोपी। और ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है, अनेक प्रकार की डिजाइनें आप देख सकते हैं, देखते भी होंगे, तो उसको बोलते हैं उस्ता कला। ये देखिए राजस्थान के ऊँट, ये डायग्राम है। ऊँट रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध है। इस पशु ने अपनी अनूठी जैव भौतिकीय विशेषताओं के कारण यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की विषमताओं में जीवन यापन की अनुकूलता का प्रतीक बन गया है। भारत के समस्त ऊँटों यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख के करीबन है भारत में, का 85.2% भाग राजस्थान में पाया जाता है। तो 2.5 लाख में से 85% ऊँट मित्रों राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। राजस्थान की कुल पशु संपदा में ऊँटों की संख्या 0.36% है। अगर कुल पशु संपदा की बात करें तो उनमें ऊँटों की संख्या इतनी है मित्रों, 0.36%। अब देखिए मित्रों आगे, ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की मात्रा ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। और बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। बीकानेर में ही स्थित है मित्रों, ऊँटनी का दूध वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। नाम उसका है उरमूल डेयरी। गोरबंद, ये मित्रों राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। ऊँट का जो श्रृंगार किया जाता है अनेक प्रकार से, उससे संबंधित एक गीत है गोरबंद। ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं गिरबान। क्या कहते हैं? गिरबान। ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी से ऐसे बना हुआ होता है, यहाँ से थोड़ा सा तीखा मान सकते हैं, इस प्रकार की बनावट होती है मित्रों दोनों तरफ से, और उसको नाक में डाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं गिरबान। ध्यान में रखें इसको। आगे देखिए गंगा सिंह, ये बीकानेर के गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी। गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। आजकल उर्स्ट या उर्स्ट कोर भारतीय अर्धसैनिक बल के अंतर्गत है। सीमा सुरक्षा बल का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। ऊँट बोल सकते हैं, भारतीय अर्धसैनिक बल है, उनके अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल का महत्वपूर्ण भाग बन चुके हैं। और राजस्थान में तो विशेष कर देखा जा सकता है। ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी बीकानेर में स्थित है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है। अब ऊँट की प्रमुख नस्लें देखिए मित्रों, इनमें से भी क्वेश्चन आता है, इनको भी देखना जरूरी है। बीकानेरी ऊँट पहला। बीकानेरी नस्ल भारत की एक प्रमुख ऊँट नस्ल है। इस नस्ल का नाम बीकानेर शहर से ही लिया गया है और यह अपनी श्रेष्ठ भार वहन क्षमता के लिए जाना जाता है। भार वहन
यानी वजन काफ़ी मात्रा में लोड किया जा सकता है बीकानेरी ऊँट पर। तो ये इसकी विशेषता है। प्रमुख चित्र जहाँ पर ये देखने को मिलता है, राजस्थान के श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर तथा सीमा से लगे हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में भी यह नस्ल आपको देखने को मिलती है बीकानेरी ऊँट की। बीकानेरी ऊँट के बाद में आपके आते हैं मित्रों जैसलमेरी ऊँट। ये डायग्राम में देखिए आप ऊँट को, कितना तकड़ा शानदार ऊँट है। जैसलमेरी ऊँट स्वभाव से फुर्तीले एवं पूर्ण ऊंचाई ऊंचाई देखिए कितनी है, काफ़ी ऊंचाई है इसकी। वह पतली टांगों वाले होते हैं और जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं रेतीले धोरे वाले क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद में मेवाड़ी ऊँट, ये मेवाड़ वाला ऊँट है। इस नस्ल ने अपना नाम मेवाड़ क्षेत्र से प्राप्त किया है जहाँ ये बहुतायती पाए जाते हैं। और विशेषताएं देखिए मेवाड़ी ऊँट की। ऊँट की यह नस्ल अपनी दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। दूध काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है मेवाड़ी ऊँट से। हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के ये होते हैं। और प्रमुख चित्र जहाँ पर देखने को मिलते हैं राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले में। किंतु ये भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों तथा राजस्थान के हाड़ौती में भी देखे जा सकते हैं। इनके अलावा नाचना ऊँट, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इससे संबंधित। नाचना ऊँट देखिए इसके बारे में डिटेल। राजस्थान में मित्रों नाचना ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है और सबसे सुंदर ऊँट माना जाता है नाचना ऊँट। सवारी व तेज दौड़ने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ऊँट है नाचना। बीएसएफ के जो जवान हैं उनके पास में यही ऊँट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे जुड़ी हुई। कहाँ पर? जैसलमेर में। और सबसे सुंदर ऊँट है, तेज दौड़ने की कैपेसिटी, सवारी ढोने में भी ये महत्वपूर्ण है। और बीएसएफ के जो जवान हैं वो भी यही ऊँट रखते हैं। इसके बाद में गोमठ ऊँट है। गोमठ ऊँट मित्रों सर्वाधिक जोधपुर की फलोदी तहसील में पाया जाता है और यह ऊँट सवारी बहार वाह हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मित्रों, ये भी आता है क्वेश्चन, जैसे इन रोगों के नाम दे दिए। जैसे सर्रा रोग है, इसका नाम दे दिया। सर्रा रोग से संबंधित पशु कौन सा है? और वहाँ पर ऑप्शन में आपको बकरी दे दे, भेड़ दे दी जाए या भैंस दे दी जाए और ऊँट भी मिले, तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा सर्रा। ऊँट में पाए जाने वाले रोग हैं ये, सर्रा, मेजपो रोग, थनैला। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा। बाकी इनके बारे में डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। मेजपो रोग किससे संबंधित है, थनैला रोग किससे संबंधित है? तो ये ऊँट में पाए जाने वाले कुछ रोग हैं। सर्रा रोग, मेजपो रोग, थनैला, सभी के बारे में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं मित्रों, तो ध्यान में रखें। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानकारी इनसे जुड़ी हुई। हालांकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा मित्रों, दोनों ही जो गोडाउन हैं और ऊँट हैं दोनों ही प्रमुख हैं, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है टॉपिक में। वीडियो में कुछ कमी रहती है तो वो बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें मित्रों, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आप लगातार चैनल के साथ में बने रहें, जिससे आगामी प्रतियोगिता में आपको अच्छी सफलता मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।